हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशलता पूर्वक होगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि आपके लाइफ में काफी चीजें चेंज कर सकता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप स्टॉक मार्केट में, उसमें काफी बदलाव हो सकते हैं। आपका सोचने का तरीका बदल सकता है और किस प्रकार से स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें चीजें बहुत सारी चेंज हो सकती हैं। तो आज का मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और ना ही मेरे कहने से ना ही किसी और के कहने से आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। आपकी हार्ड एंड मनी होती है, बहुत पैसा जो होता है बड़ी सेक्रीफाइस करके बचाया जाता है और उसका ध्यान रखिए, उसकी केयर आप खुद ही करिए। जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं आप, उसी प्रकार से जो आपकी मेहनत की कमाई है उसकी केयर भी उसी तरह से करिए। तभी वो आपका साथ देगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तो अपने पैसे का सम्मान करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए और स्वयं उस पैसे का मैनेजमेंट करना है। जिस प्रकार से अपने बच्चों को सलाह अपने टीचर्स या खुद देते हैं, वो आप जो वैल्यू आप खुद देते हैं, इसी प्रकार से अपने पैसे को वैल्यू देना चाहिए। यदि आप अपने पैसे को वैल्यू नहीं देंगे तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा और फिर वो आपके पास से चला जाएगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि काश मैंने ऐसा किया होता। काश के लिए कोई जगह नहीं होती। तो इसी के साथ हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस टर्न अराउंड की। जो बिजनेस टर्न अराउंड होता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है टर्न अराउंड बिजनेस की, कि वे टर्न अराउंड बिजनेस होता है क्या। तो देखिए, जो कंपनियां लॉस मेकिंग होती है या इन कंपनियों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कंपनियां बढ़िया से चल रही है और उसमें कोई मैनेजमेंट में इशू हो गया या कोई इनसाइड ट्रेडिंग का केस हो गया और सेबी ने उन पर कार्रवाई कर दी, और कभी कभी तो लॉट ऑफ रीजन होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई सेबी के साथ या इनसाइड ट्रेडिंग हो गई, मैनेजमेंट में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से वो कंपनी को पेनल्टी मार दी या उनका लॉस हो गया। तो एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी बना देती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस या उस पर इफेक्ट आ जाता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप मतलब लॉस में चले जाते हैं और काफी दिन संघर्ष करते हैं, फिर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी आपका बिजनेस दूसरे कंट्रीज में होता है, जैसे लाइक इज दैट, जैसे रशिया है, यूक्रेन है आपका, और भी कई कंट्रीज हैं जैसे इराक है, ईरान है, और आपका बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे कुछ ना कोई युद्ध चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। यदि आपका वहाँ प्लांट है उस कंपनी का और कोई बिजनेस वहाँ चल रहा है, तो इस प्रकार के बिजनेस मतलब इससे अफेक्ट होते हैं। जब अफेक्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, वो गिर सकती है और आपका बिजनेस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब उसमें खराबी आ सकती है, और जिसकी वजह से आपकी कंपनी लॉस मेकिंग हो सकती है। तो ये सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं कि मतलब जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है। अब जब कंपनियां लॉस में चली जाती है तो बाद में फिर जो वो धीरे धीरे उस पर काम, देखिए कोई भी बिजनेस किसी का होता है, चाहे हमारा हो चाहे किसी कंपनी का, तो या तो वो बिजनेस मॉडल चेंज कर देती है या अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है या मैनेजमेंट में बहुत सारा रिफॉर्म करती है या जो उसकी कमियां होती हैं उनमें बहुत सारा रिफॉर्म करती है और एक नई स्ट्रेटेजी रणनीति बनाती है, फिर दोबारा से कंपनी सरवाइव करने का प्रयास करती है। कहने का मतलब है, जब हम किसी मकान को टूटा फूटा लेते हैं या वो खराब हो जाता है तो उसकी ओवरहालिंग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कंपनियां होती हैं, वो भी अपनी कंपनी का जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसका पूरा ओवरहाल कर देती है। ओवरहाल का मतलब सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। जब सॉर्ट आउट हो जाती है वो धीरे धीरे फिर उनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की कंपनियों का मतलब है जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है, इस प्रकार की कंपनी को हम टर्न अराउंड बिजनेस कहते हैं या बिजनेस टर्न अराउंड कहते हैं। तो आज की जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करें उसका नाम है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स की बात करें, एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड डायमंड, इन सारी चीजों का काम करती है। सिल्वर का भी काम करती है जिसे हम चांदी कहते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ये इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करती है, जैसे गल्फ कंट्रीज है, दुबई है, और तो इन सारी कंट्रीज में ये काम करती है। तो पीसी ज्वेलर्स का कोई पुराना नाम नहीं है, बहुत बढ़िया बड़ा नाम है। तो इस कंपनी का ये तो बिजनेस है। अब इसमें इसकी बात करें, इसके शोरूम वगैरह है, तो अगर Q1 FY25 की बात करें तो इसके टोटल 57 शोरूम्स हैं और 4 फ्रेंचाइजीज हैं, और फ्रेंचाइजी शोरूम्स हैं और 40 जो 2 सिटीज हैं उसमें इनका काम चलता है। और इंडिया के जो 15 स्टेट्स हैं उसमें भी इनका बिजनेस है। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो 2000 FY22 में, तो इनके जो कुल मिलाकर 82 शोरूम हुआ करते थे और 11 फ्रेंचाइजीज हुआ करती थी। तो आप देखिए 82 में से इनका जो प्रॉब्लम हुआ था, आपको अब 57 है और जो 4 फ्रेंचाइजीज इनकी रह गई। तो इसी के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनका जो FY20 मतलब Q1 FY25 में अगर बात करें तो इनके 57 शोरूम्स हैं और 4 फ्रेंचाइजीज हैं
और 42 सिटीज में इनका काम है, 15 स्टेट में, जो आज भी जिंदा है। जिंदा का मतलब है अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब इनके साथ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था 2000 दिसंबर 2019 में। तो 19 में हुआ क्या था, इनके साथ जो प्रमोटर्स है तो उनमें कहीं इनसाइड ट्रेडिंग का कोई मसला था, और जिसकी वजह से जो है उनके श्री बलराम गर्ग एंड श्री सचिन गुप्ता और शिवानी गुप्ता, तो इनको एक सो कॉल नोटिस जारी किया गया था सेबी की तरफ से, और 2000 उसमें दिसंबर 2019 में। तो इन पे जो मतलब इनसाइड ट्रेडिंग का एक आरोप था। इनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने जो इसके मेंबर नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें 6 करोड़ रुपए लगभग उसमें डाल दिया था, और इसको जो है मतलब सेबी ने इनको 20 लाख का एडिशनली जो जो पेनल्टी भी मारी थी, उनको काफी चीजें मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। तो एफ आई मतलब तो ये बात करें FI20 मतलब 2019 की बात है ये, 2019 में ये सब इशू हुआ था। तो इन पे बात करें तो बहुत सारा जो डेट भी हो गया था। तो जो 14 बैंकें थी उनका इन पे डेट था, तो SBI एक सबसे बड़ा बैंक तो माना जाता है, जिसका इनके मतलब SBI का बहुत सारा पैसा इनके ऊपर था। लेकिन धीरे धीरे ये इन्होंने क्या काम किया है कि अब ये मतलब कंपनी को कॉन्फिडेंस था और पहले से काम कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे अपना काम जारी रखा है। और इन्होंने अगर बात करें तो अपना जो डेट है कंपनियों का, जो बैंकों का, उसको इन्होंने मतलब पे करना शुरू कर दिया है, और काफी इनका मतलब इन्होंने पे भी कर दिया। अगर क्वार्टर 1 FI26 की बात करें तो इनके पास कुल मिला के मुझे लगता है कि 1/3 समथिंग कुछ पैसा अभी रह गया है। मैं आगे फिगर बताऊंगा, इनकी जो क्रिसल की रिपोर्ट है उसमें दे रखा है कि कितना इन पे लोन बकाया है। तो 3,900 कुछ रुपए अभी, 3,900 करोड़ रुपए कुछ समथिंग पे अभी शेष है। और लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वो बड़ा कॉन्फिडेंस में है, और वो कह रहा है कि आने वाले समय में हम इस जो डेट है हमारे पास उसका भी हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम बात करें इस पे FI24 में अगर बात करें तो इन पे जो टोटल रेवेन्यू था 4,082 करोड़ रुपए का था, SBI का सबसे जो ज्यादा था जनवरी 23 मतलब 23 में। तो इनमें आप देखेंगे तो जो वन टाइम सेटलमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो सेटलमेंट हुआ है, और इसके लिए कंपनी और बैंक तैयार हो गए। तो ये धीरे धीरे इन्होंने क्या डेट करना मतलब डेट को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बिजनेस करना ही है, इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसे छोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे। तो आप इसको देखिए। अब दूसरी बात करते हैं इनका, जब इनको जो लॉस हुआ था मैं आपको बताता हूँ 19 में 2019 और 2020 और 24 तक इनका जो मतलब एक मतलब ऐसा फेज चला है जिसमें कि इनको जो प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब जो कंपनी के इशू थे, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें हो गई थी। तो ऑल ओवर इनका देखें तो इनका जो जो इनका जो स्टॉक था, या जो इनका जो रेवेन्यू था, या जो इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू गिरा था वो 62% तक गिर गया था FI22 में। और FI22 में और FI24 तक जो नेट इनका तीन मतलब FI22 में इनका 62% रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था। अब बात करें इसका जो बढ़ते बढ़ते जो FI24 में अगर देखें तो नेट हैज लॉस टू इंक्रीज 391 करोड़ मतलब 391 करोड़ रुपीस जो है इनका लॉस हुआ था। किसमें तो इनका अगर बात करें तो मेरा कहने वाला 62% इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था, और FI22 में इनका 391 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जो कि बढ़ के FI24 में जो बढ़ के हो गया 6,629 करोड़ रुपए का। तो इसका जो ट्रांजेक्ट मतलब कहने वाला जो इसका रजिस्ट्रेशन का फेस है वो 2019 से लेकर 2024 तक जबरदस्त चला। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी जो है अब 2025 से जब इसका Q1 FI25 जब आया है, मतलब Q1 FI20 जो 5 का जो का रिजल्ट आया था, उसके बाद कंपनी में चीजें सही होना शुरू हुई। तो फंड रेज की बात करें, दूसरा इनका मैनेजमेंट जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और अब दोबारा से मतलब मैन प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जुलाई 2024 की अगर बात करें तो इन्होंने जो है 48.13 करोड़ इक्विटी शेयर को और 56 रुपीज के हिसाब से और मतलब 2705 करोड़ पाया, मतलब जो उन्होंने अपना उसको फंड रेज किया था, मतलब इक्विटी को डाइल्यूट करके। और क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो भाई जो अपना इशू है या जो इक्विटी को डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है उन्होंने अपना डाइल्यूट करके पैसा मार्केट से उठाया, जिससे कि जो वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है, उसको इनको आवश्यकता हो, क्योंकि बिजनेस करना है तो कैश फ्लो पैसा तो चाहिए चाहिए, चाहे इन्वेंट्री लानी हो और चाहे न्यू शोरूम खोलने हो या जो एम्प्लॉय है, तो ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। चाहे इन्वेंट्री में देखो, चाहे माल लेना हो, इन्वेंट्री में बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग वाला माल हो,
तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको फंड तो रेज करना पड़ेगा और आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो जुलाई 2024 में इनमें इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं इनकी कंपनी जो मैनेजमेंट है काफी पॉजिटिव है। इनका जो फ्यूचर प्लान है उनकी अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन की इंक्लूडिंग जो नई चीज है, नई ज्वेलरी है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड, वो मार्केट में जिस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां जैसे कल्लॉन ज्वेलर्स है, स्काई गोल्ड है, ब्लू स्टोन आ गया नहीं, जिसका पूरा जो बिजनेस है पूरा, अगर हम बात करें ब्लू स्टोन की तो पूरा ऑनलाइन बिजनेस है उसका। तो वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस में आप देखेंगे तो बाकी चीजें तो बिकती हैं, आप तो जो ज्वेलरीज है, डायमंड्स है, या ये भी चीजें आप ऑनलाइन हो चुकी है। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या जो न्यू बिजनेस सेटअप कर रही है ज्वेलरीज का, तो उसमें जो एक तो करिए कॉस्ट जो ऑप्टिमाइजेशन की बात करिए, तो ऐसा मतलब करने की कोशिश करिए जो मैक्सिमम कॉस्ट इसकी मतलब कॉस्ट ऐसी ना हो ना जो मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट। दूसरी एक चीज और कर रहे हैं कि जो इनका लोन अमाउंट है, जैसे मैंने बताया कि भाई 4,000 करोड़ के लगभग अभी पे रह गया, 40 मतलब 39,900 कुछ करोड़ का अभी इन पे डेट है। तो ये कर क्या रहे हैं कि देखिए एक चीज बताया, इनका जो रेवेन्यू है या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम जो चला जा रहा है, जैसे पैट की बात करें तो पैट में आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चला जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में धीरे धीरे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, कहने का मतलब कम नहीं किया, जो डेट है इन्होंने उसको पे किया, रीपे किया। और जब डेट को रीपे करती है कोई कंपनी तो होता क्या है कि उसका जो रेट ऑफ मतलब जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो कम हो जाता है, और वो उससे जो प्रॉफिट करती कंपनी तो वो पेट में आके मतलब कहने वाला उनकी प्रॉफिट में ग्रोथ हो जाती है, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यदि लगातार ये अपने डेट को कम करते रहेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। जब वो डिक्लाइन होगा तो आपका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आएगा, वो जो रेवेन्यू आएगा उससे आपका और ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। तो हालांकि अभी इसको ट्रैक करना है, अभी अगर आप इस प्रकार, तो बाद में बताऊंगा कि इस प्रकार की कंपनियों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर हमें करना चाहिए, हमें क्या मतलब सभी को करना चाहिए। अब इसकी बात करें जो क्रिसिल एक अपना जो रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, तो क्राइसिल की रेटिंग के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने इसकी रेटिंग की है, मैं आपको बता दूं इस पे टोटल जो बैंक लोन है वो 3,937 करोड़ रुपए का जो मैं आपको बता रहा था, तो 3,937 करोड़ रुपए का इन पे अभी भी लोन बकाया बाकी है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है अभी का Q1 जो FY26 का है, ये उससे तो रिलेटेड नहीं है, मतलब तो लेटेस्ट है, लेकिन ये मतलब पहले का है, मतलब ये ऐसा है, ये जो 9 मंथ था मतलब कहने वाला, मतलब Q3 FY26 मतलब 25 का उस समय का जो क्रिस्टल का जो रेटिंग रिपोर्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या क्या किया, हम देखो इनकी जो फाइनेंशियल की है थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे इसमें कि हम दो तरह का इनमें डाटा दिया है, FY24 का डाटा दिया है और 9 मंथ FY25 का डाटा दिया है। तो कहने का मतलब है भाई एक क्वार्टर तो वो रह गया और एक क्वार्टर FY26 का निकल गया, तो 6 महीने हो चुके, और अभी जो इसका रिजल्ट आने वाला है Q2 FY26 का, तो इसका भी वेट करना चाहिए। तो कुल मिला के हमें कंपनी को पूरे से इवेलुएट करना है और ट्रैक करना है कि किस प्रकार की कंपनी में, आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। तो इनका अगर हम देखें रेवेन्यू, तो FY24 में इनका जो रेवेन्यू था 670 करोड़ रुपए का था, और यदि 9 मंथ FY25 की अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू है 1,672 करोड़ रुपए का। तो देखिए आप ये दूनी से ज्यादा बढ़ गया। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर सेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो पैट इनका जो था FY24 में था, जो था 629 करोड़ रुपए, वो भी माइनस में था, -629 करोड़ रुपए के समथिंग था। और अगर हम 9 मंथ FY25 की अगर बात करें तो इनका जो पैट है वो 483 करोड़ रुपए है। कितना? 483 करोड़। तो 629 करोड़ माइनस को छोड़ करके मतलब डबल से ज्यादा भी ग्रोथ किया ना, तो 483 करोड़ का इनका पैट मार्जिन हुआ है। तो इसका मतलब अब वो पहले लॉस में मतलब माइनस में था, ये प्लस में। दूसरी बात करें इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो FY24 में था तो -28% था, तो 28% था। अगर हम बात करें 9 मंथ FY25 में जो डेटा पब्लिक में मिला, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो 16.1% है। तो कहने वाला जो माइनस है वो भी कवर कर लिया और प्लस में आ गया, तो 40% के लगभग, 40 से 42% के लगभग इसमें ग्रोथ किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो अब ये पॉजिटिव आ गया 16.1 है। दूसरी अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM की बात करें तो NPM इनका जो FY24 में था वो 93.93 मतलब कहने वाला 94%, जो कि माइनस में था, 94% माइनस में था। अब देखें वर्तमान में देखें तो इसका 9 मंथ FY25 में देखें तो ये बढ़ के हो गया 28.393। तो कहने का मतलब है ये
29% ये प्रतिशत बढ़ गया। तो कहने का मतलब अब माइनस में कोई चीज नहीं है। इनका जो डेटा है आपको फाइनेंशियल में देखा, चाहे रेवेन्यू हो, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हो, चाहे पेट मार्जिन हो, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, इन सब में वृद्धि हुई है, सब बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें इनकी जो Q1 FY26 का आया है, उसका रिजल्ट आप देख लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। हमें मिलता कहाँ है मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लिए। तो Q1 FY26 जो रिजल्ट आए थे इनका, तो इनका जो मार्केट कैप है मार्केट में आपको बता दूं 8,989 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं है। दूसरी बात करें इनका पी जो है अब बढ़ने लगा है आगे की तरफ को, तो इनका वैल्यूएशन भी सही है। हालांकि वैल्यूएशन की हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए वैल्यूएशन का, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखो वैल्यूएशन क्या होता है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार आ रही है तो आपका वैल्यूएशन बढ़ता चला जाएगा। यदि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आपका चला गया, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, कितना बड़ा मार्केट कैप है, तो आपका पी डिक्लाइन हो जाएगा, री रेटिंग होती है उसकी। तो हमें पी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और पी के आधार पर कोई स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। सस्ते पीए में कोई स्टॉक मिलता है तो लोग उसको खरीद लेते हैं, लेकिन वो पैसा बना के नहीं देता। तो हमेशा देखें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर ज्यादा कंपनी की, तो हमें स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें, तो जो इक्विटी जो है इस पे कितना जो मैनेजमेंट है कितना पैसा दे पा रहा है, इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, 12.7% है। तो ये भी अच्छा है, बढ़िया है। तो कहने का मतलब, अब दूसरी बात करें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ की बात करें, अगर इनका जो कॉन कॉलर पीपीटी में आप देखें तो इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 80% है। अगर मार्केट में इस समय देखें, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो, चाहे स्काई गोल्ड हो, स्काई गोल्ड का 56% पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, और कल्याण ज्वेलर का 31% के समथिंग है, और ब्लू स्टोन का 40% पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। तो अगर देखें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, तो भाई पीसी ज्वेलर का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मतलब 80% के समथिंग। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़ा डेट भी है इसमें, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट अभी आ नहीं पा रहा है। तो देखिए कोई कंपनी अगर डेट फ्री हो जाती है तो इन पे अलग तरह का डेट होता है, क्योंकि वो डेट अगर हमेशा कंपनी में बुरा नहीं माना जाता। कोई नई कंपनी है बढ़िया, इस प्रकार कोई लोचा नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सेबी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ, तो वो डेट बढ़िया माना जाता है। लेकिन यहाँ तो उनके साथ लोचा हो गया था और काफी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से ये कंपनी लॉस मेकिंग हुई थी डेट। तो इसको डेट फ्री करना ही पड़ेगा, अगर आपने कैपेस करेंगे आगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका देखें तो डेट को ये रिड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि जो मैक्सिमम जो पेमेंट कर रहे हैं डेट का, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, वो धीरे धीरे कम होता चलाएगा, तो इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो ये बात हो जाती है। अब इनका जो, अब मैं इनके देखिए, ये तो मैंने बात कर ली किसकी, ये बात की हमने इनकम स्टेटमेंट, किसकी, इनकम स्टेटमेंट में। तो देखिए कंपनी के इनकम स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यूज देखिए, पैट ग्रोथ देखिए, इनका पैट मार्जिन देखिए, और इनका इबिटा देखिए। कहने का मतलब जो सारी चीजें हैं वो इसमें मतलब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनका जो टोटल रेवेन्यू की बात करें, बैलेंस शीट भी इनकी मतलब पुराने से मतलब पहले इंप्रूवमेंट हुआ। देखो मैं एक चीज बता दूं, बैलेंस शीट को हमेशा उसके आधार पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है हमें हमेशा उसका पढ़ना चाहिए। लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, पीपीटी होता है, कॉन्कॉल होता है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी कंपनी का हमें लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में दो चीजें पढ़ लीजिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना चाहिए, उसमें जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें चीजें दे रखी होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, तो उसको पढ़ना चाहिए। तो उसमें होता क्या, कई चीजें होती है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होता है कंपनी का, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पढ़ना चाहिए आपको, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ है। और दूसरा हमें मार्जिन देखनी चाहिए, मार्जिन जैसे पैट ग्रोथ है, और आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है कंपनी को। और तीसरा देखना चाहिए बिजनेस टर्नअराउंड है नहीं है, तो ये तो टर्नअराउंड बिजनेस है ही है। और पीसी ज्वेलर्स की हम बात करें तो ये बिजनेस टर्नअराउंड है, मतलब ऐसा बिजनेस है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी और धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। इसके अलावा हमें देखना चाहिए इसका कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है नहीं कर रही है, विस्तार कर रही है। ये भी एक नया शोरूम खोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इनका 82 शोरूम था, वो घट के क्या इनका और मतलब कम हो गया, 57 है। तो धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं, एक नया शोरूम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनकी अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें देखनी चाहिए, कैपेस कर रही कंपनी नहीं कर रही है। तो ये टर्न ऑन बिजनेस है, बाकी चीजें हमें इसमें भी देखना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं, तो टर्न ऑन बिजनेस है, फिर भी हमें चीजें देखनी चाहिए कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कैपेस करिए, जैसे मैंने बताया कि ये एक शोरूम खोलने वाला है ये, और उस पर काम चल रहा है, और ज्वेलरी का जो नया सेगमेंट लाने वाला है, तो कैपेस तो कर रही है कंपनी। दूसरी इनका पेट मार्जिन भी बड़ा है, अभी देखें तो पेट मार्जिन भी इनका सही आ रहा है। अभी पेट मार्जिन तो नहीं आएगा, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो आ गई, क्योंकि इन पे डेट भी काफी है, तो इसकी वजह से इनका पेट मार्जिन या ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो इनकम है इनकी जो उसमें चली जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरी अगर हम बात करें इनका जो बात करते हैं कि बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका आने लगा है धीरे धीरे।
और जो सबसे लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जैसे मैनेजमेंट गाइडेंस कहते हैं, तो मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल है इनका वो बहुत बढ़िया है, और ये प्रॉमिस किया है कि हम जो आने वाले समय में जो लोन है उसको भी और खत्म कर देंगे, तो ये कंपनी बेटर हो सकती है। अब बात करते हैं कि भी ये जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट मिलता कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं हमेशा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, जिसमें पीपीटी होता है, कॉन कॉल होता है। इसमें दो तरह का डाटा मिलता है हमको, एक तो मिलता है आपको क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा मिलता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, और उसको पढ़ना चाहिए हमें। और देखिए एक चीज बता दें, कोई स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है ना, चार्ट के हिसाब से चलती है। मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट एक, जो हम इक्विटी की बात करें और जो सिक्योरिटी की बात करें, तो जो जितनी सिक्योरिटीज हैं जैसे स्टॉक्स हैं, इन्हें हमें हमेशा रिसर्च करके खरीदना चाहिए, उसका रिसर्च करना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही है। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें ये 6 चीजें देखनी चाहिए उसका, और वो मिलती कहाँ, जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है उसमें मिलता है। कभी कभी कोई प्रेस रिलीज आ जाती है कोई कंपनी का, तो उसको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, और उससे आपको काफी सपोर्ट और वो मिलता है। आज देखें, लोग बात करें, आज जो शुक्रवार है और शुक्रवार को जो पीसी ज्वेलर का स्टॉक जो 9% गिर गया। तो देखिए ये मार्केट में वॉलिटिलिटी होती रहती है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और देखिए आपका अगर स्टॉक का फंडामेंटल सही है और लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में बढ़िया है और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव है, तो स्टॉक के साथ रहिए आराम से, मजे से, कोई दिक्कत नहीं होती। जितना स्टॉक गिरता है उतना बढ़ भी जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई डेरिवेटिव मार्केट थोड़ी पैसे जीरो हो जाएगा, नहीं। जितना गिरता है उतना भी ऊपर आ जाता है। आप देखिए कोविड काल में देखिए स्टॉक 30% 40% तक गिर के बाद में देखिए 2-3 महीने में ऊपर आ गए। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर है या अपना हाइट बीट को नहीं देखनी। और दूसरी बार इस प्रकार की घटनाएं घटती है मार्केट में, पैसा मतलब अगर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी और बहुत सारा आपका जो पोर्टफोलियो है, डीमैट अकाउंट है, वो रेड हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती, और ना ही उसमें पैनिक होकर उसको बेचना नहीं। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, आप हमेशा स्टॉक मतलब तेजी में खरीदिए और तेजी में बेचिए, तब मजा आता है। और आप हमेशा जब गिर रहा हो तब खरीदें और गिर रहा हो तब बेचेंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो अब देखिए स्टॉक के ऊपर मल्टीबैगर होते कैसे, देखिए तो आप अपने डीमेट अकाउंट में पोर्टफोलियो में देखेंगे बहुत सारे स्टॉक मल्टीबैगर हुए और हो रहे हैं। तो ये बात होगी पीसी ज्वेलर्स की। पीसी ज्वेलर्स तो हमने आपको भाई देखें, डिस्कस करें, मैंने जो रिसर्च किया है, और उसमें मैंने देखा कि पीसी ज्वेलर्स एक टर्न ऑन बिजनेस है और आने वाले समय में बढ़िया प्लेयर हो सकता है। मैं एक चीज बता दूं, कभी भी स्टॉक मार्केट पास्ट में क्या हुआ उसके साथ उसको मेमोरी में नहीं रख सकता, फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन हमें एक चीज और बताएं, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार टर्न ऑन बिजनेस में लोग क्या करते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं स्टॉक को बाय करने के ना शेयर करने। तो देखिए मैं चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी जिससे कि सीख जाए। मैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्किल डेवलपमेंट। यदि आपको स्किल आ गया तो आप सालों साल पैसे बनाएंगे, और बिना स्किल के किसी का वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अगर आपके पास परफेक्ट स्किल है, जो स्किल काम करता है वही स्किल वैल्यूबल है। जैसे आप किसी के पास नौकरी मांगने जाओ, अगर नौकरी मांगने जाएंगे तो अगर 10,000 की नौकरी रखे तो कम से 20,000 काम करवाने की आपके अंदर स्किल देगा, तब वो आपको जॉब देगा। अदरवाइज क्यों देगा भाई? भाई 20,000 का काम करके देंगे तब वो 10,000 रुपये आपको देने को तैयार होगा। तो कहने का मतलब वैल्यू किसका, स्किल का वैल्यू। और स्किल वैल्यू जो दूसरे के लिए भी इंपोर्टेंट है तभी वो नौकरी देता है। और स्किल अगर आपके अंदर है तो अपने लिए भी काम करते तब भी आप स्किल से पैसा बनाते, और दुनिया में स्किल से पैसा बनता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्किल प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या अनस्किल्ड पर्सन हो। तो अनस्किल्ड पर्सन किस में आते हैं? अनट्रेंड लेबर में आते हैं। तो वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मजदूरी करना पड़ेगा उनको। वो मजदूरी करके किसी का पेट तो भर सकता है, लेकिन आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, वरना बहुत सारा ऐशो आराम मिल सकता है आपको। तो उसके लिए आपको अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ब्रेन के लिए आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट कोई आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। तो आप सही चीजें सीखने की कोशिश करिए। और जो मार्केट में कचरा भरा हुआ है, कोई टीवी पर स्टॉक को रिकमेंड कर रहा है, कोई चार्ट बता रहा है, कोई कुछ ये ब्रेकआउट होने वाला, अरे उसमें चक्कर पड़ोगे तो दिमाग का दही बन जाएगा। और दूसरी एक चीज बता दूं मैं, आप 50 चीजें ना देखो भाई, आप देखो कि कौन व्यक्ति सही कह रहा है। भाई अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी बात में मत मानो, पहले मेरी बात को ट्रैक करो, समझो, तब आपको लगता है तो मेरे चैनल को रहिए, उस पर चीजें देखिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपका जो एक्टिव इन्वेस्टिंग का पूरा पड़ा हुआ है, और कौन कौन चीजें देखनी चाहिए। तो एक से बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन मेरा चैनल अभी नया नया शुरू किया है, क्योंकि मैं 10 साल से मार्केट में था, मैं एक प्रोफेसर हूँ और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। तो जब मुझे लगा कि मैं चीजें जानता हूँ, समझता हूँ और चीजें बढ़िया है, तो मैंने सोचा क्यों ना सोसाइटी को दिया जाए, और सोसाइटी कुछ अगर काम आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो अब बहुत सारे किसी के फॉलोअर्स हैं, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कोई मुश्किल से 200 नहीं हुए होंगे, मैंने देखे नहीं बहुत दिनों से। तो मुझे इतना लगता है इतने होंगे, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, अपना ये काम भी करता हूँ, तो मेरा काम है ये।
काम का मतलब मेरा एक पेपर है जो मैं बीए में पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स में और पीजी में पढ़ाता हूँ, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मेरा ये सब्जेक्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एनालिसिस करते हैं। तो ये जो आप जानते हैं जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट है और दैट इज द ये अगर बात करते हैं एक आईना है इंडियन इकोनॉमी के, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, एक आईना है, उसका एक पार्ट है। तो इसको स्टडी करना और इसको एनालाइज करना मेरा काम है। तो दैट इज द माई ड्यूटी, दैट इज माई सब्जेक्ट। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ भाई। जब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ तो वो लिमिटेड लोगों तक जाएगा, और जब मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाऊँ तो जो लॉट ऑफ पर्सन है हमारी सोसाइटी में उनको भी मिलेगा, तो उनको भी फायदा हो सकता है। तो वो सही चीजें सीखना चाहते हैं। तो इसमें भाई देखो, वो ऐसा तो है नहीं कि चैनल मेरा मोनेटाइज होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। अरे मुझे इसकी जरूरत ही नहीं भाई, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं भाई। मुझे गवर्नमेंट से अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरा मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मुझे अंदर से अच्छा लगता है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं काम करूंगा, मेरे स्टूडेंट को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। जो चीज मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो मैं यहाँ के आपको पढ़ा देता हूँ, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो मेरे तो दोनों काम हो गए, मतलब स्टूडेंट को भी मेरे फायदा हो गया, वो टॉपिक मैंने पढ़ा, और मेरी सोसाइटी को भी फायदा हो गया। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारी सोसाइटी को आनी चाहिए। और जो सोसाइटी में कचरा चल रहा है, गलत चीजें लोग सीख जाते हैं, तो उससे तो कम से कम बाहर निकलो। तो मैं एक टीचर होने के नाते इसका प्रयास करता हूँ। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, जो मर्जी करिए, आप अपने मन के मालिक। तो मेरा काम है अच्छी चीजें सिखाना, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही चीज आप तक जाए, गलत चीज ना जाए। तो देखिए, टर्न ऑन बिजनेस के हमने बारे में बात की। तो देखिए, इस प्रकार की कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें इसको स्टॉक में, तो पूरा अमाउंट नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल सकते हैं इस प्रकार की कंपनी, और ट्रैक करते रहिए। जब कंपनी बेटर करने लगे तो धीरे धीरे अपना स्टॉक स्टेप बढ़ा सकते हैं। और फिर इस स्टॉक को ट्रैक करते रहिए, अगर अच्छा करे तो और अच्छा करे तो और आप इसके साथ रहिए, रिवार्ड करिए, मतलब इसको अपने पोर्टफोलियो में इसका स्टेक बढ़ाइए, इन्वेंट्री बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है या बढ़िया मैनेजमेंट फिर से वही वैसे ही हो गया, तो अपना पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों चीजें होती है। देखिए, कुछ सटीक बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज है। तो इसी के साथ और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अंत तक देखा होगा। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, और मेरा एक कोर्स भी आएगा बाद में, आपको मिलेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सीवी में रजिस्टर्ड हो जाऊँ। एक रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स होता है, मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको चीजें और भी फायदा हो सकता है। तो बाकी चीजें मैं भाई देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।